नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री, टीजीटी की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 यूनिट को कल ही कंप्लीट किया है और आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 5। बहुत छोटी सी यूनिट है, आज ही समाप्त कर देंगे, आज ही कर देंगे इसका काम तमाम। दूसरी बात ये भी है कि क्वेश्चंस जैसे कि हमने फिजिक्स में हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस कराए हैं, केमिस्ट्री में हम सोच रहे हैं कि पूरा एकदम ख़त्म करके फिर क्वेश्चन ही लगाएंगे। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा हम डेली क्वेश्चंस लगाते रहेंगे। ये कैसा आइडिया है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको डेली क्वेश्चंस चाहिए तो वीडियो रोक के फिर हम क्वेश्चंस अपलोड करना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले जल्दी जल्दी हम सिलेबस कवर कर लेते हैं, क्वेश्चंस लगाते रहेंगे फिर बाद में। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5, जो कि है डी ब्रोगली वेवलेंथ पे और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। ठीक है, हिंदी में कहें तो डी ब्रोगली की वेवलेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। और हाइपोथेसिस को कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ या हाइपोथेसिस कह लो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है? ये कहती है कि कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, m मास का कोई पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके साथ एक वेवलेंथ भी, उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट रहेगी। यानी कोई पार्टिकल है, अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट रहेगी। ठीक है, डी ब्रोगली ने ये माना है, इसे आप लिख लीजिए। डी ब्रोगली ने ये माना है कि अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है, अगर वो v वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट रहेगी, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। वो होगी h/m × v। h क्या है यहाँ पे और m क्या है यहाँ पे और v क्या है यहाँ पे। बस ये आपको पता चल जाए तो आपकी क्या है, डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ है वो आप आराम से निकाल लेंगे। तो h की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, 6.6 × 10⁻⁻34। ठीक है, m को जो लेना है वो किलोग्राम में लेना है और v को जो लेना है वो मीटर पर सेकंड में लेना है। तो लैम्डा इसका किस में आ जाएगा? आपका मीटर के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया, ये प्लांक कांस्टेंट हो गया, मास हो गया, वेलोसिटी एंड लैम्डा। लैम्डा होती है तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ। अब इसके कई और भी फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा। डी ब्रोगली के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जान लेते हैं। देखो, हमें mb है, mb किसके इक्वल होता है? p = mv होता है कि नहीं? मोमेंटम = mb यानी संवेग = मास × वेलोसिटी होती है। तो यहाँ रख दो लैम्डा = h/p। ये एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब एक और फार्मूला बना लेते हैं। हम क्या जानते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है, ई को मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होती है? ½ mv² होती है। ठीक है, ½ mv² होती है। अब क्या करना है, यहाँ m से मल्टीप्लाई कर दो, m × e = ½ m² v² हो जाएगा। m² v² को क्या लिख सकते हैं? p² और p² क्या हो जाएगा? 2m × e और p = क्या हो जाएगा? √2m × e। देखिए ये वाला फार्मूला वैसे मैंने आपको कई बार बताया है। e = क्या होता है? p²/2m। इससे ये डायरेक्ट आ जाएगा, p² = 2m ही आ जाएगा कि नहीं? तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कब? अगर आप फार्मूला इनकेस भूल जाते हैं तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आया था, है ना। वैसे तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, e = p²/2m। कई बार हमने ये इस्तेमाल भी किया है। तो क्या आ गया? p की वैल्यू क्या आ गई? √2m ही रख दो यहाँ पे। लैम्डा = h/√2m × e। ये एक और फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक और फॉर्मूला अगर हमें बनाना हो तो हम क्या जानते हैं? यदि कोई चार्ज है q, अगर उसे हम एक्सेलरेट करा रहे हैं
बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी V पोटेंशियल डिफरेंस से एक Q चार्ज को एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी क्या आ जाएगी, E इक्वल टू क्या आ जाती है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो इधर लिख देता हूँ, E इक्वल टू क्या आ जाती है, Q इंटू वी, एनर्जी Q इंटू वी आ जाती है, तो E की जगह Q इंटू वी आप लिख सकते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2mq इंटू वी। यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ध्यान रखना, ये V वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस है, या पोटेंशियल की बात कर सकते हैं। ठीक है, इतने फॉर्मूले हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं, चलो उन्हें भी देख ही लेते हैं, अब जब पढ़ ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं। डस्टर कहाँ है, एक सेकंड में डस्टर लेके आता हूँ। ठीक है, देखो एक और फॉर्मूला आता है, अगर इन वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल के आता है 150 अपॉन V इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब 150 को जब बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो कितना आएगा, 12.24 समथिंग आएगा, ये है ना, आप देख लीजिए कितना आएगा, अपॉन अंडर रूट V, ये भी एंगस्ट्रॉम में है, तो ये दो फॉर्मूले आपको और मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक और फॉर्मूला है विच इज 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव नंबर, कितनी वेव नंबर हैं। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपका डी ब्रोगली से अंदर से कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जा पाएगा, बशर्ते अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हों। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इन्हें उतार भी सकते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली के बाद क्या आता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या हिंदी में कहें तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या कहें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या कहता है यह अनिश्चितता का सिद्धांत, ये कहता है कि हम एक पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते। समझ गए बात को, क्या कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये कहते हैं कि हम किसी भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का एट ए टाइम मोमेंटम और पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। तो इनका मैं मैथमेटिकल बता देता हूं कि अगर डेल्टा एक्स जो है वो है चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा वी अगर है चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा पी है चेंज इन मोमेंटम, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये ग्रेटर और इक्वल होगा h अपॉन 4 पाई के। ठीक है, ये h अपॉन 4 पाई आप दोबारा सुन रहे हैं, इससे पहले आपने सुना था h अपॉन 2 पाई, वो कहाँ सुना था, कमेंट सेक्शन में बताइए h अपॉन 2 पाई आपने कहाँ सुना था। यहाँ है h अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके पीछे एक ज़बरदस्त कहानी मैं आपको बताता हूँ। हाइजेनबर्ग ने ये वाला जो फार्मूला निकाला है किसी लेबोरेटरी में बैठ के नहीं निकाला है, उन्होंने ये फार्मूला एक बंद कमरे के अंदर निकाला है। वो उन्होंने खुद को बंद कर लिया और वो प्रैक्टिस करते रहे, क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहे, एक के बाद एक सॉल्व, केवल उन्होंने सॉल्व किए हैं प्रॉब्लम्स को, तब जाके ये प्रिंसिपल निकला है। और जान के आपको हैरानी होगी, जब उन्होंने ये फार्मूला डिज़ाइन कर लिया तो उनके घर से 1 ट्रक रद्दी निकली थी, यानी उन्होंने इतनी कॉपियाँ रगड़ दी कि 1 ट्रक भर के, तब जाके ये फार्मूला डिस्कवर हुआ है। ये एक कहानी है इस फार्मूले के पीछे की। ठीक है, अच्छा, अब इसके भी कई सारे जो है
कई सारे डिफरेंट फॉर्मूले हैं, है ना, तो उन्हें भी देख ही लेते हैं। तो देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डेल्टा वी। तो देखो चलो मैं यहाँ समझा देता हूँ, या फॉर्मूला लिख दूंगा। तो देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू, और ग्रेटर के क्या आ रहा है, एच अपॉन 4 पाई आ रहा है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी, एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल एच अपॉन 4 पाई एम। आ गया, इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई एम। क्लियर है मामला, क्लियर है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अब आप कहेंगे सर एम डेल्टा वी क्यों लिखा है, क्योंकि मास जो है बॉडी का वो फिक्स रहता है, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्मूला देख लेते हैं इसी में से। देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल क्या आ रहा है, एच अपॉन 4 पाई। अब अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें, बाहर एक बच्चा चिल्ला रहा है जोर जोर से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है आप में से किसी को बुला रहा हो कि भाई वहाँ से आवाज़ होके माइक में होके आप तक पहुँच जाएगी, खो गया हो तो ढूंढ लेना, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, ये क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या कहते हैं इसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो ये फोर्स हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एफ, यही तो बचा है। ये ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई के, ओके। एफ इंटू डेल्टा टी, इसे रहने दो, एफ इंटू डेल्टा टी को रहने दो, आप ले लो डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एफ, एच अपॉन 4 पाई। हमारा काम इससे बन जाएगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स से बन जाएगा। एफ इंटू डेल्टा एक्स क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा एक्स होता है वर्क, वर्क कहें या एनर्जी, बात एक ही है। तो यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में फॉर्मूला आ जाएगा, यानी ई डेल्टा ई कर लो, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर और इक्वल एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और आ गया आपके पास, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर और इक्वल एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज और लिख लेना, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या कहेंगे इसे, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद हैं तो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, बशर्ते अगर आपको इसका स्टेटमेंट भी याद है। स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका हम एग्जैक्ट एट ए मोमेंट पे पोजीशन और मोमेंटम नहीं डिटरमाइन कर सकते, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है और फॉर्मूले में आपको बता ही चुका हूँ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। दूसरा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तीसरा है डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। यह है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑफबाउ का प्रिंसिपल, यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एज ए क्विक रिवीजन हम आपको बता देते हैं। ऑफबाउ स्पेलिंग देख लेना, यही है क्या, ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले लोअर एनर्जी में बढ़ेंगे फिर हायर एनर्जी में बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो इन्होंने क्या कहा है, पहले इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी में बढ़ेगा फिर बढ़ते जाएगा और हायर एनर्जी की तरफ, ठीक है। तो इसका एक ऑर्डर भी है, क्या ऑर्डर है, 1s, फिर है इससे ज़्यादा किसकी एनर्जी है, 2s, 2p, 3s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s। वैसे इससे ऊपर तो आपको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना, इतने आप याद कर लेंगे तो इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन पड़ जाए तो उसके लिए एक ट्रिक भी है, क्या है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d और 4s, 4p, 4d और 4f,
और 5s 5p 5d और 5f, यानी 4 और 5 में कितने होते हैं 4 4, बाकी एक एक करके बढ़ता है। यानी 1s है तो 1 एक ही है, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4 और 5 में भी 4। अब कैसे करते हैं इसे, ऐसे। मैंने लिखा नहीं है, वैसे आगे भी आएगा, लिखा नहीं है मैंने, है ना। ये इसके साथ 3 आ जाएंगे, 6s आ जाएगा ना, यहाँ 6s आ जाएगा ना, ऐसे ही यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो देखो 1s के बाद आता है ये 2s के बाद ये 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s और फिर 4f, ऐसे चेंज ये होते हैं। ठीक है, समझ गए। ये ट्रिक है कि आपको अगर कभी, वैसे तो इतना गधापना कोई नहीं करेगा कि भाई इतने पीछे का पूछ ले आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, छोटे मोटे पूछे जाएंगे कि आप जानते हैं ऑफ वाउ रूल को कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपका इतना ही काम कर जाएगा, 1s 2s 2p 3s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, केवल इतने से आपका काम चल जाएगा। अगर नहीं चलता है तो आपके पास ट्रिक है। ये है ऑफ वाउ का प्रिंसिपल, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जो पहले हैं उनकी एनर्जी लेवल कम है, जो बाद में आ रहे हैं उनकी एनर्जी लेवल पहले से ज़्यादा है। ये बात तो रही एनर्जी लेवल के आधार पे इलेक्ट्रॉन का भरना। लेकिन एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा अगर एनर्जी लेवल सेम है तब क्या करेंगे, अगर एक ही एनर्जी लेवल है तब क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे साइंटिस्ट आए हुंड, और उन्होंने अपना एक और प्रिंसिपल दिया। जानते हैं उन्होंने अपना क्या प्रिंसिपल दिया, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। तो क्या है हुंड रूल, जानते हैं। देखिए हुंड रूल है, हिंदी में कहेंगे हुंड का नियम। उन्होंने कहा, इसे एक और नाम से जानते हैं, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो डीजेनरेटिव ऑर्बिट्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे। तो ये डीजेनरेटिव ऑर्बिट्स क्या होती हैं, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। अरे भाई साहब, ऑर्बिट्स ऑफ इक्वल एनर्जी को ही डीजेनरेटिव ऑर्बिट्स कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डीजेनरेटिव ऑर्बिट्स इक्वल टू ऑर्बिट्स ऑफ इक्वल एनर्जी, इसे आप याद रखना। ठीक है, तो क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि हुंड ने अपना जो प्रिंसिपल दिया है या रूल दिया है वो किसके लिए दिया है, डीजेनरेटिव ऑर्बिट के लिए या ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डीजेनरेटिव ऑर्बिट्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा है जैसे मान लो कि हमारे पास P है, P में 3 होते हैं, तीनों की एनर्जी इक्वल, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले एक 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 करके भरा जाएगा। दिस इज P3, तो कैसे भरा जाएगा, पहले एक एक एक, यानी पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को पूरा कर देंगे। जैसे ही हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा फिर हम कपलिंग या कहें कि ग्रुपिंग, कपलिंग कहें या ग्रुपिंग कहें, वो होने लगेगी। जैसे मान लो P4 के केस में, P4 के केस में क्या होगा, पहले हम 1 1 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और इसके बाद यहाँ से कपलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका माइनस जो है वो होगा, क्या होगा, माइनस स्पिन होगा। तो ऐसे भरेंगे, ये बहुत इजी है, हुंड का प्रिंसिपल तो बहुत ही इजी है। आपको पहले एक 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 भर देना है और फिर जैसे ही पूरा हो जाए उसके बाद कपलिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। अब मैं इसे मिटा देता हूं। ओके, तो अब है अगला पॉलीज का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल। तो ये भी बहुत आसान ही है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे मैंने कल आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे, NLMS, NLMS, तो मैंने कल आपको बताया कि ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं
ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो पॉलीज ने क्या बताया, पॉली ने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। यानी कोई दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन दोनों की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मान लीजिए ये है इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये है इलेक्ट्रॉन नंबर 2, तो इसके लिए चारों क्वांटम नंबर डज नॉट इक्वल होंगे, है ना। जैसे आप लिख सकते हैं कि पॉली ने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते। अगर 3 इक्वल हैं तो चौथा 101% अलग ही होगा। ठीक है, तो चौथा इस वजह से अलग हो जाता है क्योंकि उसकी स्पिन अलग हो जाती है। जैसे मान लो 1 2 3, तो जाहिर सी बात है इसकी तो वैसी बदल रहे हैं, जो इसकी वैल्यू है तो वैसी बदल रही है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इन दोनों की वैल्यू 3 समान हो जाएंगी, n की भी वही आ रही है, l की भी वही आ रही है, m की भी वही आ रही है, लेकिन स्पिन बदल गया। पहले वाले का +½ है और दूसरे वाले का -½ है। तो वही उन्होंने कहा है, पॉली ने कहा है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि शेप कैसी होती है P की, S की, D की। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका शेप ऑफ द ऑर्बिट्स। ये आपका लास्ट टॉपिक है 4th यूनिट का, शेप ऑफ द ऑर्बिट। देखो हमने क्या पढ़ा, S सब ऑर्बिट्स हैं ये। S की शेप कैसी होती है, ये तो बहुत ही इजी है, स्फेरिकल। ये स्फेरिकल, ठीक है। अब डिजाइन तो मैं बना नहीं सकता, तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है ये जो है स्फेयर है, ये स्फेयर है, स्फेरिकल होती है। ठीक है, S की कैसी होती है, स्फेरिकल। P की कैसी होती है, डम्बबेल। यानी P की कैसी होती है, डम्बेल। डम्बेल कैसी। अच्छा एक चीज और याद रख लीजिए आप कि इनकी जो लोब्स हैं वो एक्सिस पे लाई, जैसे अगर एक्स एक्सिस पे हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, अगर इस पे लाई कर गए तो इसे क्या कहेंगे, px। अगर y एक्सिस पे लाई कर गए तो इसे कहेंगे py। अगर z एक्सिस पे लाई कर गए तो इसे कहेंगे pz। ठीक है, अगर x एक्सिस पे लाई कर गए तो px, y एक्सिस पे लाई कर गए तो py और z एक्सिस पे लाई कर गए तो pz। ठीक है, अच्छा जगह तो है नहीं अब, लोब्स px py pz, यानी x पे लाई कर गए तो px, y पे लाई कर गए तो py और z पे लाई कर गए तो pz। अब है d का। d की जो शेप होती है वो होती है डबल डम्बेल। डबल डम्बेल, डबल डम्बेल कैसी होती है अभी मैं आपको बता देता हूं। दो, ये जो एक एक है यहां पे दो बना देंगे, लेकिन इनकी एक खासियत है कि ये डज नॉट लाई कौन, लोब्स। तो यहां लोब्स भी लिख दो, लोब्स डज नॉट लाई ऑन एक्सेस। देखो डी के 3 होते हैं, dxy, dyz और dzx। ये जो 3 हैं, वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन ये जो 3 हैं ये किस पे लाई नहीं करेंगे, एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे, एक्सिस के इन बिटवीन लाई करेंगे एट द एंगल ऑफ 45, एट द एंगल ऑफ 45। यानी जो डी के जो सब ऑर्बिट्स हैं वो जो है जिनके लोब्स जो बने हुए हैं उनकी आकृति कैसी है, उनकी शेप कैसी है, डबल डम्बेल। और ये कभी भी एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे, कौन से, तीनों dxy, dyz और dzx। ये लाई करेंगे इन बिटवीन 45 डिग्री के एंगल पे। तो इनकी शेप कैसी दिखेगी, मैं एक बना दे रहा हूं, बाकी क्या आप बना लेना क्योंकि जगह नहीं बची है। तो इनके बीच में बनाएंगे ये ऐसे, 1 2, ठीक है, ऐसी तीनों बनाएंगे, xy भी, yz भी और zx भी। ठीक है,
जिन दो के बीच में रहेंगे उन्हें वैसे ही कहेंगे। जैसे ये किसके बीच में आ रहा है, कौन सी एक्सिस हो गई ये है x, ये है y, ये z, तो y z वाला हो गया, ये y z वाला, ये वाला हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप देख लेंगे। अच्छा मिटा ही देता हूँ, चलो मैं मिटा ही देता हूँ पॉज करके वीडियो को। आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अभी दो और रह गए, यानी डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फटाफट से उतार लो इसे। तो दो और बच्चे हैं, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये एक्सिस पे लाई कर जाते हैं, लाइज ऑन एक्सिस। ठीक है, लाई कर गए, इसे क्या कहेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी तीन लाई नहीं करेंगे, एक लाई कर जाएगा। और इसका तो डोनट सेल होती है, क्या होती है, DOUGHNUT, डोनट सेल। इसे कहते हैं बेबी, इसे बेबी शेल भी कहते हैं, बेबी शेप भी कहते हैं। ठीक है, तो बेबी शेप क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसकी जो शेप बन जाती है ना वो बेबी की तरह बन जाती है, ऐसे ऐसे। तो ये ऐसा लगता है कि बेबी बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये डोनट शेल होती है। ओके, ये है डी जेड स्क्वायर का। तो ये आपका रहा आज का शेप ऑफ द ऑर्बिट। तो आज हमने डिस्कस किया है क्या क्या, सबसे पहले हमने डी ब्रोगली को डिस्कस किया, लैम्डा इक्वल टू h/mv, और उसके बहुत सारे डिफरेंट केसेस को देखा। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखा, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। उसके बाद हमने देखा ऑफ बाउ के प्रिंसिपल को, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। उसके बाद हमने देखा है हुंड रूल को, उन्होंने कहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरेंगे और उसके बाद उनकी कपलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कब, जब एक ही एनर्जी लेवल पे वो हो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है शेप से पहले भी कुछ रह तो नहीं गया, यही है ना, तो ये रह गया है। और अच्छा, पॉली का प्रिंसिपल और रह गया है। तो पॉली ने बताया है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद हमने बताया शेप ऑफ द ऑर्बिट, जिसमें एस की बताई है स्फेरिकल, पी की बताई है डम्बेल, डी की बताई है डबल डम्बेल, जिसमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के जो लोब्स हैं वो एक्सिस पे नहीं होते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लोब्स जो हैं वो एक्सिस पे ही होते हैं, और जेड स्क्वायर के डोनट सेल होते हैं, जो कि एक बेबी की शेप बना लेता है। आज का ये पूरा सार था। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नई यूनिट के साथ, जो है रेडियो एक्टिविटी। 2 या 3 दिन में इसे भी समाप्त करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कहिएगा, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1000 पे पहुँचना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। गुड बाय।